क्योंकि लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, दो बैंक अकाउंट्स बनाए थे हमने इजीली, और उनमें हमने चेक प्रिंटिंग के जो ऑप्शन है उनको यस किया हुआ था। हाँ, चेक प्रिंटिंग, तो उनको चेक प्रिंटिंग के ऑप्शन को यस किया था, और हमने नॉर्मल ट्रांजेक्शन करी थी, कॉन्ट्रा एंट्री या जो भी एंट्री हम चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि हम चेक का अगर यूज कर रहे हैं तो चेक प्रिंटिंग हमारे लिए अवेलेबल हो जाती है। ठीक है, तो ये बैंकिंग वाला जो यूटिलिटीज में आपको गेटवे ऑफ टैली पे मिलता है, यहाँ पे बैंकिंग ऑप्शन, इसी के अंदर आपको लगभग सारे ऑप्शन मिल जाते हैं आपकी चेक प्रिंटिंग। ठीक है, चेक प्रिंटिंग और चेक रजिस्टर हमारा हो गया था। ओके, आज देख लेते हैं डिपॉजिट स्लिप क्या होती है। डिपॉजिट स्लिप आपको पता है, जो आप पैसे जमा करते हैं। एक मिनट। ठीक है, ये देखिए यहाँ से आपकी इस तरह से चेक की डिपॉजिट स्लिप है वो आ जाएगी, तो सॉरी, कैश की जो डिपॉजिट स्लिप है वो आ जाएगी। ये अपनी फीचर्स होंगी, अदरवाइज ये नहीं आएगी। ठीक है, कई बार क्या होता है, जब हम एंट्री करते हैं तो वहाँ पे भी हमें एंट्री करते टाइम भी ये डिनोमिनेशन वाली जो स्लिप होती है शो होती है, यानी कि 2000 की कितने नोट है, 500 के कितने नोट है, 100 के कितने नोट है, इस तरह से। तो अगर हम ये वहाँ पे फुलफिल करते हैं बकायदा, ठीक है, जहाँ पे आपको इसका ऑप्शन दिया जाता है, तो ही आपको यहाँ पे ये ऑप्शन सारे शो होंगे। ठीक है, अदरवाइज आपको शो नहीं होगी। तो यहाँ से हम जैसे ही प्रिंट करेंगे तो ये देखो, आपको ये एक बैंकर्स कॉपी मिल जाएगी और एक कस्टमर कॉपी मिल जाएगी। डिपॉजिट स्लिप हमेशा दो कॉपीज बनती हैं, एक बैंक के पास जमा होती है और एक कस्टमर के पास आती है। ठीक है, तो इसमें आपको बाय डिफॉल्ट ही दो कॉपी बनी मिलती है, देखो एक ऊपर है एक नीचे है। बाय डिफॉल्ट दो कॉपी बन जाएंगी, एक बैंकर्स कॉपी के नाम से और एक नीचे कस्टमर्स कॉपी के नाम से। ठीक है, आपकी डेट आ जाएगी, बैंक आ जाएगा, ब्रांच नेम आ जाएगा, अकाउंट का नंबर आ जाएगा, ठीक है, और अकाउंट होल्डर का नाम आ जाएगा। मीन जो भी इन्फॉर्मेशन आपने अपने लेजर में, जो लेजर्स बनाए हैं बैंक के, उस लेजर में जो भी इन्फॉर्मेशन आपने फुलफिल कर रखी है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इजीली इन स्लिप्स पर दिख जाएगी। जैसे चेक्स वगैरह दिख जाती है, तो वैसे ही आपको सेम इन स्लिप्स के ऊपर भी आपको इस तरह से सारा कुछ दिखाई दे जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक तरह से एविडेंस या प्रूफ के रूप में इसको भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो देखो मैंने कहाँ से निकाले हैं, डिपॉजिट यहाँ से निकाले मैंने। डिपॉजिट स्लिप के अंदर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक है चेक डिपॉजिट स्लिप। तो चेक डिपॉजिट स्लिप आपकी क्या है, ठीक है, चेक डिपॉजिट आपकी यह है, जो चेक एक किस किस तरह से डिपॉजिट हुआ है, ठीक है, उसकी आपको एक बार में अकाउंट आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, चेक का नंबर क्या है और चेक किस बैंक का है या फिर किस ब्रांच का है। ठीक है, तो यहाँ से आपको चेक डिपॉजिट स्लिप भी दिख जाएगी, और उसी के नीचे आपको कैश डिपॉजिट स्लिप दिख है। तो ये दोनों ऑप्शन आपको डिपॉजिट स्लिप के नीचे दिखते हैं, एक चेक डिपॉजिट स्लिप है और एक कैश डिपॉजिट स्लिप है। तो चेक डिपॉजिट स्लिप तो आपकी बाय डिफॉल्ट आ जाएगी, यानी कि अगर आपने कोई कैश चेक वाली एंट्री करी है तो आपकी चेक डिपॉजिट स्लिप तो बन जाएगी। लेकिन इशू आता है आपका कैश की डिपॉजिट स्लिप। ठीक है, वो कई बार नहीं बन पाती, जनरेट नहीं हो पाती। ठीक है, तो आज आपका क्या काम है, नॉर्मली आपको काम करना है सारा। ठीक है, मैं बस आपको बता दूंगा यहाँ से कि किस तरह से करना है। एंट्रीज आपको खुद करनी है, मैं नहीं बता रहा कोई एंट्री। ठीक है, कॉन्ट्रा एंट्री करो जैसा आपको सुटेबल लगता है, पेमेंट एंट्री करो, रिसीट एंट्री करो। ठीक है, ठीक है, तीनों तरह की एंट्री में आप बैंक का यूज कर सकते हो, चेक का यूज कर सकते हो और कैश का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अलग अलग एंट्रीज करो। ठीक है, और उसके बाद आप डिपॉजिट स्लिप पे जाकर उसको जनरेट करके देखो एक बार, कि कैश वाली तो आपकी इजी हो जाएगी। कैश वाली तो आपने लास्ट क्लास में जो सॉरी, चेक वाली आपकी इजीली हो जाएगी, क्योंकि चेक वाली आपने लास्ट क्लास में भी करी थी। तो चेक वाली डिपॉजिट स्लिप एक बार निकाल के देखो, उसके बाद आप कैश की एंट्रीज करना। ठीक है, कैश की एक एंट्री करना आप
एक एंट्री करना पेमेंट में और एक एंट्री करना रिसीट में, ठीक है। और फिर अलग अलग बैंक से करके देखना, और फिर देखना कि किस बैंक की आपकी डिपॉजिट स्लिप निकलती है। ओके, ये काम करोगे आप। ये मैंने पहले ही बताया, ये कंसेप्ट आपका ऐसा है, जितनी आप एंट्रीज करोगे, जितनी आप एंट्रीज फुलफिल करोगे, उतना आपको अच्छे से क्लियर होगा। लास्ट क्लास में जो करवाया था, आगे डिपॉजिट स्लिप करवा रहे हैं, ठीक है। तो डिपॉजिट स्लिप स्लिप के अंदर आपको यहाँ से दो ऑप्शन मिलेंगे, एक चेक डिपॉजिट स्लिप का है और एक कैश डिपॉजिट स्लिप का है। तो चेक डिपॉजिट स्लिप से तो आपका जो चेक का जितने भी प्रिंटिंग वाले ऑप्शन है उनको आप प्रिंट आउट कर सकते हो, और कैश की डिपॉजिट स्लिप में आप देख सकते हो कि आपकी जो कैश की डिपॉजिट स्लिप, जब आप कैश जमा करते हो तो उसके टाइम पे जो डिपॉजिट स्लिप आती है उसमें दो कॉपीज आती हैं, एक बैंकर्स कॉपी और एक कस्टमर कॉपी। तो वो दोनों कॉपी आप इजीली यहाँ से जनरेट कर सकते हो, या फिर डुप्लीकेट बना सकते हो, या फिर अपने प्रैक्टिस के लिए देख सकते हो। ओके, और ये भी एक तरह से प्रूफ होता है कि हाँ भाई, इस डेट पे या इस बैंक में हमने चेक को डिपॉजिट किया था। अगर हमारी जो ओरिजिनल डिपॉजिट स्लिप होती है वो हो जाती है अगर, तो ये डिपॉजिट स्लिप भी एक तरह से एविडेंस या प्रूफ की जगह यूज किया जा सकता है इसको भी। ओके, सारे बच्चे इसको करके देखो। नॉर्मल आप जो एंट्री करोगे, काउंटर एंट्री या चेक की है, तो वहाँ पे आपके ऑप्शंस अपने आप आएंगे। जब अपने आप ऑप्शंस आएंगे तो आप इजीली आउट भी कर सकते हो। यहाँ तक कर लिया है। डिपॉजिट स्लिप के फिर आगे करवाते हैं आपको, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। खुशी सुरभि हुआ आप दोनों का। हाँ ठीक है, लगभग यहाँ तक सब बच्चों का हो चुका है। ठीक है, आप देखो उसके बाद
ठीक है, अब इसके बाद आपका आता है बैंक रिकंसिलेशन का काम। बैंक रिकंसिलेशन में क्या होता है, जैसे कि हमने थ्योरी में पढ़ा है, हमारी बैंक की जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है, ठीक है, हम किस डेट पे कर रहे हैं और बैंक में वो किस डेट पे अपेयर हो रही है या फिर शो हो रही है, ठीक है, तो वो भी मैटर करता है। ऐसा नहीं कि हम बस अपनी तरफ से करते जा रहे हैं एंट्रीज और सेम हम उसको रिकंसाइल या फिर टैली नहीं कर रहे हैं। रिकंसाइल का मतलब क्या होता है, एक तरह से कि आप उसको रीचेक कर रहे हो वापस से। एक मिनट, कि आपकी कौन कौन से जो चेक्स हैं वो किस किस समय डिपॉजिट हुए हैं और किस किस समय आपने उनको इशू करा है, कब जाके वो क्लियर हुए हैं। ठीक है, तो काफी टाइम लगता है इन चीजों में। एक मिनट, बैंक रिकंसिलेशन जो स्टेटमेंट है, यहाँ से आपको अपने लिस्ट ऑफ बैंक के लेजर दिख जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ आपको बैंक के लेजर दिखेंगे। क्यों? क्योंकि बैंक रिकंसिलेशन में काम ही आपको बैंक का होता है सारा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सारा काम ही बैंक का होता है, तो आपको यहाँ पे अपने दोनों बैंक दिख जाएंगे और उनके अकाउंट नंबर्स भी आपको दिख जाएंगे यहाँ से। अब किस बैंक की रिकंसिलेशन करनी है वो आप यहाँ से अपना बैंक सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से HDFC देख लेते हैं। अब देखो HDFC हमने, ये मैंने पहले भी कर रखा है HDFC का, कि पहले तो एक इसकी कैश की काउंटर एंट्री हुई है, ठीक है, और एक उसकी SBI को हमने पे आउट करा है, एक उसकी एंट्री हुई है। ठीक है, तो कैश में तो कोई इंस्ट्रूमेंट नंबर वगैरह नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन जब हमने SBI में पैसे ट्रांसफर करे हैं तो यहाँ पे हमें ये कुछ चेक नंबर या इंस्ट्रूमेंट नंबर दिखेगा और यहाँ पे हमें इंस्ट्रूमेंट की डेट शो हो जाएगी। ठीक है, अब देखो आपकी डेट का यहाँ पे थोड़ा सा इशू होगा, इसलिए मैंने क्या करा, उनको पूरा एक मंथ बढ़ा दिया है। ठीक है, इसको मैंने एक दिन बढ़ाया है जो बैंक की डेट है, और इसको मैंने पूरे एक मंथ बढ़ा दिया है। ठीक है, एक मिनट में इसका बैलेंस चेक करता है, एक मिनट उसके बाद बात करते हैं। ठीक है, इसमें इशू आ रहा है, मैं बताता हूँ आपको क्या दिक्कत है। ये देखो यहाँ से आप देखोगे, ठीक है, यहाँ पे आपको ये मैंने ट्रायल बैलेंस पे देख रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे जो HDFC जो बैंक है हमारा, ये मैं HDFC का ट्रायल बैलेंस देख रहा हूँ। ठीक है, HDFC का जो क्लोजिंग सॉरी ओपनिंग बैलेंस है वो हमारा 1 लाख रुपए। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस 1 लाख रुपए, और इसमें से डेबिट हुए हैं 80,000 रुपए, यानी कि 50,000 रुपए हमने कैश में निकाले थे और 30,000 रुपए शायद से हमने SBI में जो दिए थे, तो 80,000 रुपए ये हमारे बैंक से डेबिट हुए हैं, और 1 लाख रुपए इसका ओपनिंग बैलेंस था। तो अब इस समय इसका क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 1,80,000 रुपए। ओके, तो क्लोजिंग बैलेंस हो गया उसका 1,80,000 रुपए। ध्यान रखना, इस बैंक का देखो क्या पंगा पड़ता है यहाँ पे, जब हम बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट पे जाएंगे HDFC में, तो ये देखो यहाँ पे आपको ये दो ऑप्शन दिखाई देंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। क्या हमने अपनी बुक्स में तो एंट्री कर ली है, मगर ये हमारी बैंक बुक में शो नहीं हो रही है। ठीक है, तो यहाँ से आपको एंट्रीज भी शो हो जाएंगी। अब ये देखो यहाँ पे आपको क्या शो होगा, पहली जो 50,000 की एंट्री है वो हमने कैश में विड्रॉ करे हैं, और सेकंड है हमारी जो 30,000 रुपए की हमने SBI में बाय चेक दिए हैं। ठीक है, तो एक हमने जो इंस्ट्रूमेंट की दोनों पे डेट है आपकी 1/4/2019 की है, लेकिन जो बैंक की डेट है वो कैश की आपकी 2/4/19 की है, और इसकी आपको 1/5/19 की है, यानी कि ये जो बैंक में हमारा SBI वाला चेक क्लियर हुआ है ये हुआ है 1/5/19 को।
ठीक है। तो अभी हम इसको कौन सी डेट के लिए देख रहे हैं, इसको हम देख रहे हैं 1 अप्रैल के लिए। ओके, इसको हम 1 अप्रैल के लिए देख रहे हैं, इसको हमने यहाँ से एक्सेप्ट करा, वापस से आके देख सकते हैं। अब देखो, ठीक है, तो इस तरह से ये नॉर्मली जो बैंक रिकंसिलेशन होती है, यहाँ पे क्या होती है, अभी यहाँ पे तो फॉर एग्जांपल हमारी कोई छोटी कंपनी है, छोटी ट्रांजेक्शन है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारी सिर्फ 2 ट्रांजेक्शन शो हो रही है अप्रैल के मंथ की। ठीक है, अगर यही काम थोड़ा सा ज्यादा हो जाए, यानी कि हमारे कस्टमर ज्यादा हैं, एक दिन में हमारी 10-10 ट्रांजेक्शन होती हैं, तो महीने के एंड में जब हम बैंक रिकंसिलेशन करने बैठे हैं, तो कम से कम यहाँ पे 100 से भी ज्यादा ट्रांजेक्शन। ओके, बेटा स्क्रीन क्लियर आ रही है सबको? ये जो बैंक रिकंसिलेशन की स्क्रीन खुली हुई है, सब बच्चों को शो हो रही है, हैंड रेस करनी पड़ी? ये रिकंसिलेशन वाली स्क्रीन किस किस को शो हो रही है, हैंड रेस करो। ठीक है, ठीक है, मेनली यही काम होता है बैंक रिकंसिलेशन का। बैंक रिकंसिलेशन काम में होता क्या है, हम बैंक की जो ऑफिशियल साइट्स होती है वहां से अपनी स्टेटमेंट निकालते हैं अपने बैंक की। ठीक है, जो भी हमारी पासबुक में स्टेटमेंट होती है वो पूरी स्टेटमेंट निकालते हैं, और जो डेट हमारी होती है वो तो हमें यहाँ पे शो हो जाती है, इंस्ट्रूमेंट डेट। ये देखो, इंस्ट्रूमेंट डेट में तो हमें हमारी चेक्स की जो डेट होंगी वो शो हो जाएंगी, बट बैंक की डेट में हमें क्या डालना पड़ेगा, मैनुअली बार बार हमें एंट्रीज करनी पड़ेगी, बार बार मैनुअली हमें एंट्री करनी पड़ेगी यहाँ से। ओके, फिर हमें बार बार एंट्री करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यही होता है आपका बीआरएस का काम, यानी कि जो टैली होता है वो अपने आप को मैच कर लेता है कि इंस्ट्रूमेंट और बैंक की रेट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, कहीं में 1 मंथ का होता है, कहीं में 3-4 दिन का होता है, तो हम यानी यहाँ पे 3-4 दिन का डिफरेंस तो हम रख नहीं सकते, तो इसलिए मैंने सीधा एग्जाम्पल के लिए 1 मंथ का डिफरेंस रखती है यहाँ पे। तो डेट आपकी जो भी डेट है वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो आप यहाँ पे इजीली एंटर कर सकते हो। ठीक है, बैंक रिकंसिलेशन के इस वाउचर में। ठीक है, तो ऐसे अगर आपको एसबीआई का भी चेक करना है, एसबीआई का चेक कर लेते, तो यहाँ पे आपकी 3 ट्रांजेक्शन। ठीक है, 2 आपकी कैश की है और एक आपकी एचडीएफसी में हमने एंट्री की है, उसकी ट्रांजेक्शन है। तो इस तरह से हमारा बीआरएस का काम होता है। मेनली इसमें हमारी जो बैंक की स्टेटमेंट होती है उसका बहुत यूज होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें छोटा सा भी एरर, अगर कोई एंट्री हम भूल गए या कोई इंस्ट्रूमेंट नंबर हमें क्लियर नहीं हो रहा, ठीक है, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। ठीक है, अगर वो क्लियर नहीं है तो उसको वहीं पे छोड़ दो, जबरदस्ती उसको एंट्री मत करो। ठीक है, क्योंकि अगर इस मंथ वो गलत होगी तो नेक्स्ट मंथ को हमें गलत ही इशू करवाएगा। ठीक है, अगर इस मंथ हमने छोड़ दिया तो नेक्स्ट मंथ हम उसको कम से कम सही तो कर सकते हैं। ठीक है, इस मंथ अगर हम उसको रिकंसाइल नहीं करें तो नेक्स्ट मंथ हम उसको वापस से रिकंसाइल कर सकते हैं। तो 2 मंथ का उस चेक में या उस बैंक का जो भी एंट्री है वो 2 मंथ की एक साथ कर देंगे हम, तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होगा। ठीक है, मेनली इसमें डेट का पंगा होता है, डेट आप बहुत ध्यान से डालो डालो, और डेट डालने के साथ साथ आपको जो इंस्ट्रूमेंट नंबर है तो ये भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि कौन से इंस्ट्रूमेंट नंबर पे कौन सी डेट है। ठीक है, और कौन से बैंक में हमने कौन सा चेक नंबर इशू किया हुआ है, जैसे एचडीएफसी में मेरा ये है 0000011. ठीक है, और कैश में मेरा चेक गया है 0001110. ठीक है, इन सबका इस तरह से काफी काम बढ़ जाता है जब ये एंट्रीज काफी ज्यादा होती हैं। अभी तो ये 3-4 एंट्री हमारी, तो हम इजीली इसको समझ पा रहे हैं। और ये एंट्रीज अगर हमें बल्क में देखने को मिले तो स्टेटमेंट में भी क्या होता है, कम से कम 100-150 एंट्री एक दिन में आती है। ठीक है, तो वो स्टेटमेंट भी हमें देखने में काफी हैवी लगने लग जाती है। तो थोड़ा सा बर्डन वाला काम है, और इसमें कुछ डिफिकल्ट टास्क नहीं होता कि बीआरएस में ये होता है वो होता है, इतना कुछ खास होता नहीं है। ठीक है, तो आप जितनी ज्यादा एंट्रीज करोगे उतनी ज्यादा एंट्रीज आपको यहाँ पे शो होंगी। तो अभी आपने जैसे 3 एंट्री करी है, 4 एंट्री करी है, तो जितनी भी आपकी चेक वाली एंट्रीज है, ठीक है, या बैंक वाली एंट्रीज है, जितनी भी बैंक वाली टोटल एंट्रीज है वो आपको यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, बैंक रिकंसिलेशन के अंदर। और अगर कोई एंट्री शो नहीं हो रही है आपकी, तो यानी कि वो एंट्री आपकी गलत है, या तो जो आपने बैंक यूज किया है वो बैंक गलत है। ठीक है, जो लेजर आपने यूज किया है वो लेजर ही गलत है। ठीक है, एक बार इसको करके देखो आप रिकंसिलेशन के पार्ट को अपने हिसाब से, और फिर बताओ समझ में आया या नहीं आया।
इंस्ट्रूमेंट नंबर कहाँ से चेक करोगे इंद्रजीत? कहाँ पे होता है इंस्ट्रूमेंट नंबर? जब बताया है कि चेक नंबर होता है, जो भी आप नंबर डालते हो। कहाँ से चेक करो, समझा नहीं मतलब इंद्रजीत क्या कह रहे हो? आपको यहाँ पे शो होता है सामने? टैली में आपको सामने शो होता है इंस्ट्रूमेंट नंबर, चेक कहाँ से करोगे? हाँ चेक में शो होता है, वही कह रहा हूँ मैं। तो जो आप बैंक से स्टेटमेंट ला रहे हो ना, जो बैंक की स्टेटमेंट निकलती है पीडीएफ के फॉर्मेट में, ठीक है, तो उसमें आपको ये सारी डिटेल्स मेंशन कर रखी होती है कि कौन से चेक नंबर कौन सी डेट को क्लियर हुआ है और उसका अमाउंट कितना था। तो सारी चीजें हमें यहाँ से देखनी पड़ती हैं। ठीक है, तो उनको हमें बस मैच करना होता है, यानी कि इंस्ट्रूमेंट नंबर सेम है कि नहीं, अमाउंट सेम है या नहीं, और उसके बाद हम अपनी बैंक की डेट एंटर कर देंगे। चेक नंबर को बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट नंबर। खुशी, जो आपका 6 डिजिट का चेक नंबर होता है उसी को बोला जाता है इंस्ट्रूमेंट नंबर। डिनोमिनेशन अमाउंट प्रिंट नहीं हो रहा है, या फिर डिनोमिनेशन की जो डिपॉजिट स्लिप है वो प्रिंट नहीं हो रही इंद्रजीत? अमाउंट कैसे प्रिंट होगा? ये पूरी स्लिप होती है वो प्रिंट होती है और उसी पे आपका अमाउंट आता है। साफ साफ पूछा करो क्या पूछना चाहते हो, तब तो मैं बता पाऊंगा आपको। आपके क्वेश्चन सुन के लगता ही ऐसा है कि ये क्वेश्चन ही पहली बार सुन रहा हूँ। देखो, एंट्री जितनी ज्यादा करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। बैंक के रिलेशन, जो बैंक की एंट्रीज है
इनसे रिलेटेड जितनी एंट्रीज करोगे तब आपको फायदा मिलेगा। इंस्ट्रूमेंट गलत होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि आपने जो इंस्ट्रूमेंट नंबर आपको एंट्री करते टाइम ही अगर गलत होना होगा ना, तो एंट्री करते टाइम ही हो जाएगा गलत। ठीक है, यानी कि इशू आपने कोई दूसरा चेक करा था और एंट्री आपने जो करी है टैली में नॉर्मल एंट्री, वो आपने किसी दूसरे चेक में कर दी, मतलब दूसरे इंस्ट्रूमेंट नंबर के साथ कर दी, तो वो एंट्री करते टाइम ही गलत हो जाएगा और वहीं का गलत आपको एंट्री में ही अल्टर करके जाके ठीक करना पड़ेगा। यहाँ बैंक रिकन्सिलिएशन में इंस्ट्रूमेंट नंबर ठीक नहीं हो सकता, वो आपको पूरा एंट्री प्रॉपर एंट्री ढूंढनी पड़ेगी कि इसकी कौन सी एंट्री है। ठीक है, तो वहां पे जाकर ठीक करना पड़ेगा। ठीक है चेतना। और बच्चे इसमें एक दो बच्चे हैं, इनका शायद से इंटरनेट का इशू है, लास्ट क्लास में भी ये परेशान थे दोनों। मुझे म्यूट तो नहीं कर देते हैं। हाँ, ठीक है, और अगर इसमें किसी को कोई डाउट है बैंक रिकन्सिलेशन में या बैंक की किसी तरह की एंट्री में, ठीक है, तो वो पूछ लो अभी आप। ठीक है, कोई इतना बड़ा टास्क है नहीं वैसे, अगर एक बार आपको एंट्रीज क्लियर हो जाए, एंट्रीज करना आ जाए, तो आसान है वैसे। क्योंकि एंट्रीज करने के बाद हम उस एंट्रीज को बस एक बार रीचेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं, और इसका कुछ यूज नहीं। ठीक है, बैंक रिकन्सिलेशन करके देखो, उसके बाद बताओ किस किस ने कंप्लीट करा इसको। ठीक है, कॉन्ट्रा में भी आपको पता है हर तरह की एंट्री हो जाती है, कैश टू कैश डिपॉजिट हो जाता है, बैंक से बैंक ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, और कैश बैंक हो सकता है, बैंक कैश हो सकता है, यानी कि चारों जो पॉसिबिलिटीज है वो फुलफिल हो सकती है कॉन्ट्रा में। तो कॉन्ट्रा की एंट्री भी कई बार दिक्कत कर जाती है कईयों को। ठीक है, यहाँ तक आने का आपका फायदा तब है जब आपको अकाउंटिंग वाउचर की जो एंट्रीज है वो सारी क्लियर हो। ठीक है, क्योंकि जब तक आपको एंट्रीज करना नहीं आएगी तो आप उसको चेक कैसे करोगे। चेक करना तो फिर बहुत बड़ा काम हो जाएगा आपके लिए, आपको यही पता लगेगा मैंने एंट्री सही करी या नहीं करी, चेक कैसे करोगे। मुझे थोड़ी बहुत एंट्री होती है तो आप इजीली देख भी लोगे, एक एक करके दो दो बार भी देख लोगे। पर जब एंट्रीज काफी सारी होती हैं बल्क में, यानी कि एक दिन में कम से कम 50-50 100 एंट्री होती है, तो आप दूसरे दिन उनको जब देखने बैठोगे तो आप भूल भी जाओगे कौन सी एंट्री आपने कब करी थी।
ओके ठीक है, यहाँ तक यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर है, बैंक रिकंसिलेशन तक यहाँ तक किसी को डाउट नहीं? हैंड रेस करो, यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर है बैंक रिकंसिलेशन तक? ठीक है, चेक प्रिंटिंग हो गया, चेक रजिस्टर हो गया, बैंक रिकंसिलेशन हो गई और डिपॉजिट स्लिप हो गई। ठीक है, हिमांशु, मेघा, चेतना, मानसी, राहुल, पंकज, और बाकी बच्चों को क्या डाउट है भाई, हैंड रेस क्यों नहीं करते? विक्रम, ठीक है, खुशी, सुरभि, सुभाष, अनुज नेगी, अंकिता, अर्जुन, हैंड रेस क्यों नहीं करते आप? ओके ठीक है फिर। ओके, क्लास फिनिश करते हैं फिर, ठीक है। गुड बाय ऑल ऑफ यू।